अच्छा, एक सवाल है। अगर आपको एक टाइम मशीन मिले तो आप कहाँ जाएंगे? अतीत में कुछ ठीक करने या भविष्य में झांकने? मुश्किल सवाल है, पर शायद ज्यादातर लोग भविष्य ही चुनेंगे। बिल्कुल, ये देखने के लिए कि हम कहाँ पहुंचे, हमने कितनी तरक्की कर ली। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने इस सवाल का एक बहुत, कह सकते हैं कि डरावना जवाब दिया। H.G. वेल्स की द टाइम मशीन। जी हाँ, हम सब कहानी का वो मोटा मोटा ढांचा तो जानते हैं। एक वैज्ञानिक है, वो भविष्य में जाता है और वहां इंसानियत दो हिस्सों में बंट चुकी है। सुंदर लेकिन बेबस एलोए और जमीन के नीचे रहने वाले खूंखार मॉरलॉक। सही। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं बैठे हैं, हम इसके पीछे छिपे उन सवालों को कुरे देंगे जो आज 100 साल से भी ज्यादा बाद शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एक आईना है। वेल्स ने अपने समय के समाज को देखकर जो चेतावनी दी थी, वो आज भी हमारे सामने खड़ी है। तो हमारा मकसद क्या है आज? मकसद है ये समझना कि क्यों एक सुनहरे भविष्य का सपना एक भयानक दुस्वप्ने में बदल गया। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हमारे समय यात्री से, लंदन का एक वैज्ञानिक। हाँ, जो अपने दोस्तों के सामने दावा करता है कि समय चौथा आयाम है। बिल्कुल। उसका सिद्धांत बहुत सरल था कि अगर हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में आगे पीछे जा सकते हैं तो समय में क्यों नहीं। और ये बात उस दौर के लिए बहुत बड़ी थी। उस दौर की वैज्ञानिक सोच को ये दिखाता है जब इंसान प्रकृति के हर नियम को चुनौती देना चाहता था। और फिर वो अपने दोस्तों को एक छोटा सा मॉडल दिखाता है, एक लीवर दबाता है और वो मॉडल गायब, हवा में, सब हैरान। यहीं से असल यात्रा की नींव पड़ती है। वो अपनी बड़ी मशीन में बैठता है, लीवर खींचता है और घड़ी की सुइयां जैसे पागल हो जाती हैं। दिन रात, महीने, साल सब एक पल में बीतते हुए। और वो पहुंचता है साल 8,02,701 में। 8,02,701। और वहां पहुंचकर उसे जो दिखता है वो किसी जन्नत से कम नहीं। चारों ओर हरियाली, शांति, सुंदरता। उसे लगा होगा कि इंसानियत ने अपनी सारी समस्याएं सुलझा ली हैं। हाँ, उसे यही लगा कि शायद यही वो आदर्श दुनिया है जिसका सपना हर कोई देखता है। फिर उसकी मुलाकात होती है एलोई से। भविष्य के इंसान। हाँ, छोटे कद के, नाजुक से, बच्चों जैसे मासूम लोग जो बस खेलते कूदते हैं, फल खाते हैं, कोई मेहनत नहीं, कोई चिंता नहीं। पहली नजर में तो ये एक परफेक्ट दुनिया लगती है। कोई गरीबी नहीं, कोई संघर्ष नहीं, है ना? लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा धोखा छिपा है। बिल्कुल। जो पहली नजर में आदर्श लगता है, असल में वो पतन की, मतलब गिरावट की निशानी है। कैसे? देखिए, वेल्स हमें ये दिखा रहे हैं कि जब संघर्ष खत्म हो जाता है तो विकास भी रुक जाता है। एलोई की वो मासूमियत असल में उनकी बौद्धिक मौत का प्रतीक है। उन्होंने सोचना, सवाल करना, मेहनत करना सब छोड़ दिया है। हाँ, हजारों साल के आराम ने उन्हें सुंदर तो बना दिया, पर अंदर से एकदम खोखला कर दिया। वो अपनी ही बनाई दुनिया में एक तरह से देखें तो सिर्फ पालतू जानवर बनकर रह गए हैं। ये तो बहुत ही अजीब विरोधाभास है कि आराम और सुरक्षा जो किसी भी सभ्यता का लक्ष्य होता है, वही उसके पतन का कारण बन गया। बिल्कुल। और यही बात हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज के बारे में कैसे? क्या हम भी उस रास्ते पर नहीं है? टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। सब कुछ एक बटन दबाने पर हाजिर है। सही बात है। मनोरंजन के लिए ऐसे एल्गोरिदम हैं जो हमें सोचने ही नहीं देते, बस वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम भी धीरे धीरे अपनी सोचने की क्षमता, अपनी जिज्ञासा खो रहे हैं? कहीं हम आज के एलोई तो नहीं बन रहे? हाँ, जो एक आरामदायक डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं और बाहर की असलियत से बेखबर। ये तो बहुत ही परेशान करने वाला ख्याल है कि हमारी सहूलियत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। और कहानी में ये कमजोरी सिर्फ एक विचार नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत ही भयानक नतीजा सामने आता है। हाँ? जब रात होती है, हाँ? और जमीन के नीचे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। यही कहानी का दूसरा और ज्यादा डरावना चेहरा सामने आता है, मॉरलॉक। वो जीव जो जमीन के नीचे अंधेरे में रहते हैं। हाँ? और वो उन मशीनों को चलाते हैं जिनसे शायद ऊपर की वो जन्नत चल रही है। और सबसे भयानक बात, रात में वो ऊपर आते हैं और कमजोर एलोय का शिकार करते हैं। ये समझना ही मुश्किल है। इंसान को खा रहा है,
मानवता का भविष्य, ये कैसे हो सकता है? ये उस बंटवारे का सबसे चरम, सबसे घिनौना नतीजा है जो वेल्स अपने समय के औद्योगिक इंग्लैंड में देख रही थीं। अमीर और मजदूर वर्ग के बीच की खाई। हाँ, उन्होंने बस उसी खाई को हजारों साल आगे बढ़ा दिया। जो अमीर वर्ग था वो पीढ़ियों तक आराम करते करते अपनी ताकत और बुद्धि खो बैठा और एलोय बन गया। और जो मजदूर वर्ग था, इसे जमीन के नीचे धकेल दिया गया। वो अंधेरे और मशीनों के बीच रहते रहते अपनी इंसानियत खोकर एक जानवर, मॉरलॉक बन गया। लेकिन इसमें जो सबसे डरावनी बात है वो ये है कि एलोय को मॉरलॉक से डर तो लगता है, पर वो कुछ करते नहीं। जैसे भेड़ें भेड़िए से डरती हैं लेकिन उनका सामना नहीं कर सकती। उन्होंने लड़ने की, यहाँ तक कि ठीक से डरने की क्षमता भी खो दी है। और यही सामाजिक टिप्पणी का सबसे गहरा बिंदु है। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है, उसे अपनी नजरों से ओझल कर देता है, तो वो उसके प्रति कोई जिम्मेदारी या सहानुभूति महसूस करना बंद कर देता है। ऊपर वालों के लिए नीचे वाले सिर्फ मशीन चलाने वाले हाथ थे, और नीचे वालों के लिए ऊपर वाले सिर्फ भोजन। ये तब होता है जब समाज में करुणा और आपसी जुड़ाव खत्म हो जाता है। क्या आज हम ऐसा होता हुआ नहीं दिखते? बिल्कुल देखते हैं। वो अदृश्य वर्कफोर्स जो हमारे लिए खाना डिलीवर करती है, हमारा कचरा साफ करती है, उन फैक्ट्रियों में काम करती है जिन्हें हम कभी नहीं देखते। हम उनके बिना रह नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें जानना भी नहीं चाहते। सही कहा। तो इसका मतलब मॉरलॉक असल में विलेन नहीं है, वो सिस्टम का एक प्रोडक्ट है। और एलोय भी, वो पीड़ित नहीं है, वो भी उसी सिस्टम का एक प्रोडक्ट है। दोनों ने मिलकर इस भयावह भविष्य को बनाया है। एक ने काम करना छोड़कर और दूसरे ने इंसानियत छोड़कर। कोई भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं है। कहानी किसी एक को दोषी नहीं ठहराती, ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये पूछती है कि प्रगति का मतलब क्या है? हाँ, क्या सिर्फ तकनीकी विकास ही प्रगति है? समय यात्री को लगता था कि भविष्य में उसे उड़ने वाली कारें मिलेंगी, शानदार इमारतें मिलेंगी, पर उसे मिला क्या? एक समाज जो अंदर से सड़ चुका है। और इसी बीच एक और संकट आता है। हाँ, जब उसकी टाइम मशीन गायब हो जाती है। उसे लगता है कि वो हमेशा के लिए इसी भविष्य में फंस गया। और तब उसे असली संघर्ष का मतलब समझ आता है। उसे साहस जुटाकर मॉरलॉक्स की भूमिगत दुनिया में उतरना पड़ता है। उसे आग जलानी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, वो सब कुछ जो एलोय भूल चुके हैं। उसे जिंदा रहने के लिए उन आदिम प्रवृत्तियों को फिर से जगाना पड़ता है जिन्हें सभ्यता ने दबा दिया था। और जब वो अपना यंत्र वापस लेकर अपने समय में लौटता है, तो वो एक बदला हुआ इंसान है। वो एक उत्साहित आविष्कारक नहीं, बल्कि एक चेतावनी देने वाला भविष्य दृष्टा है। उसने अपने दोस्तों को जो बताया, वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, भविष्य सिर्फ तकनीक से नहीं बनता। अगर इंसान आलस से और लालच में डूब जाए तो वो खुद अपना विनाश रचता है। बहुत सीधी और सरल चेतावनी। लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। वेल्स टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं थे, वो खुद एक भविष्यवादी थे। वो ये कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी एक औजार है, और अगर औजार चलाने वाले की नियत और समझ सही न हो, तो वो औजार फायदे की जगह नुकसान ही करेगा। बिल्कुल। एलोय की दुनिया मॉरलॉक्स की मशीनों के बिना नहीं चल सकती थी, लेकिन एलोय को ये पता ही नहीं था कि वो मशीनें कैसे काम करती हैं। उन्होंने ज्ञान और जिम्मेदारी दोनों को आउटसोर्स कर दिया था। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपनी किस्मत का नियंत्रण खो देते हैं। निश्चित रूप से। ये कहानी इस बारे में है कि आराम की एक कीमत होती है। अगर आप हर मुश्किल काम किसी और से करवाते रहेंगे, तो एक दिन आप खुद वो काम करने की काबिलियत खो देंगे। चाहे वो गणित का सवाल हल करना हो या अपने समाज की समस्याओं को समझना। और कहानी का अंत, वो भी बहुत अजीब है, रहस्यमयी। हाँ, वो अपनी कहानी सुनाने के अगले ही दिन फिर से अपनी मशीन लेकर चला जाता है। लेकिन इस बार वो कभी वापस नहीं आता। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका लेखक ने जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया, और शायद यही इसकी खूबी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद अतीत में जाकर कुछ बदलने गया था ताकि ये भविष्य कभी आए ही नहीं। या शायद वो ये देखने गया था कि क्या मानवता का कोई और बेहतर भविष्य भी संभव है। हो सकता है। और उसका वापस ना आना हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है। क्या? कि हमारे पास कोई बचाने वाला नहीं आएगा, भविष्य से कोई हमें चेतावनी देने नहीं आएगा। जो करना है हमें ही करना है और आज ही करना है। सही। उस समय यात्री की कहानी हमारे लिए एक चेतावनी है, कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो द टाइम मशीन हमें क्या सिखाती है? मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि एक आदर्श भविष्य की कल्पना जिसमें कोई संघर्ष ना हो,
असल में एक बहुत ही खतरनाक भ्रम है। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगी। जी। ये कहानी हमें अपने समाज में मौजूद अनदेखे लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वो लोग जो हमारी आरामदायक जिंदगी को संभव बनाते हैं, लेकिन हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब तक हम उस खाई को पाटेंगे नहीं, हम हमेशा एक मोरलॉक बनाने का खतरा उठाते रहेंगे। तो ये हमें उस अंतिम विचार पर लाता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं। कहानी में तो एक समय यात्री था जो भविष्य देखकर लौट आया और उसने एक चेतावनी दी। सोचने वाली बात यह है कि असल जिंदगी में, जहां कोई टाइम मशीन नहीं है, हम अपने समाज में बन रहे ऑलॉय और मॉरल लॉक को कैसे पहचानेंगे? हम उन छोटे छोटे विभाजनों, उस बौद्धिक आलस्य, उस बढ़ती हुई असमानता को एक भयावह रूप लेने से कैसे रोकेंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? ये सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़